हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भूगोल के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में 3 बार 4 बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हैं वह सभी आपके बीपीएससी TRE में आने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है कि मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो मणिपुर की मध्य घाटी है उसमें जो है कि संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है, तो उनको मैतेई कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मैतेई समुदाय के बारे में सुने होंगे, तो उनको जो है कि मैतेई बोला जाता है। इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, लिखापानी हिमनद आपका कहाँ है, तो अगर देखिए लिखापानी हिमनद की बात करें तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है, तो लिखापानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह जो है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से जो है कि 2 दर्रे आपके लगते हैं, नाथुला और जेलेपला, तो इसको आप याद कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर आपका सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है। तो दोस्तों, आप इस दर्रे को भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, सिपकिला है, रोहतांग है और बड़ा लाचा है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि मगध और अंग का जो मैदान है वह किसके हिस्से हैं, तो यह आपका हिस्सा है मध्य गंगा के मैदान का। जी हाँ दोस्तों, मगध और अंग का मैदान जो है यह मध्य गंगा का मैदान है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलप्रपात पूछा गया है और किस नदी पर वह जलप्रपात है उसको पूछा गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि आपका जोग जो जलप्रपात है यह शरावती नदी पर स्थित है, यह बिल्कुल सही है। वहीं पर अगर हम बात करें कपिल धारा जलप्रपात की, तो यह आपका कहाँ है, तो यह जो है कि नर्मदा नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। कपिल धारा जलप्रपात जो है यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यह आपका गलत ऑप्शन है। अगला देखते हैं। अगला आपका है धुआंधर। तो देखिए, अगर हम बात करें धुआंधर जलप्रपात, तो यह भी आपका जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, धुआंधर जलप्रपात भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और कपिल धारा भी इसी पर स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करिए। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे उत्तर में आपका कौन सा आ जाएगा, इनमें अगर हम चारों में बात करें तो दिया गया है काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम और विशाखापत्तनम। तो देखिए, अगर बंदरगाहों को हम उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपका विशाखापट्टनम आ जाएगा 4 वाला। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका काकीनाडा आ जाएगा 1 वाला ऑप्शन जो है। उसके बाद आपका आएगा मछलीपट्टनम, फिर नागपट्टिनम। तो उसके बाद 4, 1, 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो यह किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में यह दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे उत्तर में विशाखापट्टनम है, उसके बाद आपका काकीनाडा है, फिर मछलीपट्टनम है, फिर आपका जो है कि नागपट्टिनम है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें युवा वलित पर्वतों की, तो यह जो है कि ऐसे पर्वत जो कि अभी जल्द ही
निर्मित हुए हैं तो उनको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी जो है वह प्राचीन वलित पर्वत दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अरावली आपका प्राचीन वलित पर्वत है और वहीं पर जो है कि आपका इसमें जो है कि एंडीज दिया गया है, यह भी आपका है। तो इसलिए इनमें से एक से अधिक वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है। तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से किसकी न्यून हिमरेखा है तो यह देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आल्प्स क्षेत्र की। जी हाँ दोस्तों, आल्प्स क्षेत्र की जो है कि न्यून हिमरेखा है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क रेखा द्वारा कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक आच्छादित है तो वह आपका है मालवा का पठार। जी हाँ दोस्तों, मालवा का पठार जो है यह कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित नगरों में अलखनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें अलखनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलकर आपकी गंगा नदी को बनाती हैं तो यह आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह देवप्रयाग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो है कि अलखनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से जो है कि इस नदी को गंगा नदी के नाम से पुकारा जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है, तो इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं दोस्तों जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है तो यह आपका कौन सा आंसर हो जाएगा तो वह हो जाएगा पोनामी नदी का। जी हाँ दोस्तों, नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह पोनानी का है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की देखें, अगला प्रश्न आपका है कि भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत में जो है वह यरलुंग जंगपो नदी को जो जाना जाता है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसके नाम से तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए अगर हम बात करें तेल नदी की तो यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। और महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब और मांड आदि जो हैं यह जो है कि इसके सहायक नदियां हैं। तो यह आप इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ई वाला हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो है कि आपका महानदी दिया ही नहीं गया है। तो तेल नदी जो है वह महानदी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में जो है वह कौन कौन सी नदियां गिरती हैं तो देखिए अगर हम बात करें तो गंगा आपकी गिरती है, ब्रह्मपुत्र गिरती है, गोदावरी गिरती है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, स्वर्ण रेखा है तथा ब्राह्मणी है। बंगाल की प्रमुख खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो इसमें से देखिए गंगा आपकी है ही, ब्रह्मपुत्र भी है, गोदावरी भी है, महानदी भी आपकी है, वहीं पर आपकी कृष्णा भी है और कावेरी भी है। तो इसलिए डी वाला आंसर सही हो जाएगा कि ए और बी वाला ऑप्शन दोनों सही है आपका, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है। तो देखिए अगर हम बात करें गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा
तो यहाँ पर देखिए यह जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए उत्तरी कोयल झारखंड में जो है बहने वाली एक नदी है जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है और यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है और सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि पटना के पास में गंगा से मिलती है। और दक्षिणी कोयल नदी जो है कि झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। अतः दक्षिणी कोयल नदी जो है यह उत्तरी कारो नदी के साथ में जो है कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है। तो इसमें आप यही याद रखिएगा कि इनमें से जो है कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि सोन और गंगा नदी का संगम जो है वह बिहार के आपके पटना में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है तो यह आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में से समृद्ध है? तो देखिए अगर हम बात करें कौन सी नदी घाटी ऐसी है जो कि कोयले के भंडारों से समृद्ध है तो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और जो है उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। और गोंडवाना तंत्र जो है कि प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, जो कि सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र और गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र और वर्धा कोयला क्षेत्र जो है कि प्रमुख हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अगर हम बात करें इसमें से जो ऑप्शन आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि सही है, तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो उत्पादक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यह भी आपका आंसर सही दिया गया है। वहीं पर जो है कि दिया गया है कि यह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो यह बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो यह भी आपका सही है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा कि इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश दूसरा है और पहले पर जो है कि आपका महाराष्ट्र अब आ गया है, और वहीं पर यह वजन कम करने वाला उद्योग नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए कितने पर होती है? तो देखिए अगर हम बात करें तो भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की जो उत्पत्ति आपकी होती है यह 10 डिग्री उत्तर, यहाँ पर उत्तर है आपका 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, कितना 10 डिग्री उत्तर अक्षांश से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य होती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें भूस्खलन प्रवृत्त जो नहीं है यह आपका पूर्वी घाट है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी घाट जो है यह भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णवादी चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो देखिए अगर हम बात करें उग्र जो है कि भारत में तट उग्र उष्णवादी चक्रवातों से सबसे अधिक जो प्रभावित है वह आपका है कोरोमंडल तट। जी हाँ दोस्तों, कोरोमंडल सबसे अधिक प्रभावित है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है,
तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, जो गहरे चैनल बनाता है, उसको गली कटाव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसको गली कटाव कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है? तो देखिए, अगर हम बात करें कहाँ पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है, तो यह आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। जी हाँ दोस्तों, कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? तो देखिए, फलों और सब्जियों की जो खेती है यह आपका कहलाती है बागवानी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाती है? बागवानी उसको कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसको जो जाना जाता है वह मैंग्रो शावर्स के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं, तो इसको हिंदी में आम्र वर्षा बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो को भूगोल के प्रश्न हैं, और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप 2-3 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा कई बार पूछे गए हैं, और आपके एग्जाम के तैयारी जो होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।